निकल जाती है। इसलिए यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो जो फाउंटेन पेन है या बॉल पेन है उसको निकाल लें, क्योंकि उससे स्याही बाहर फेंक देती हैं और आपके जो वो कपड़े हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, या फिर ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आने का जो कारण है ये है कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडल का जो वायु दाब है वो उसमें कमी आती है, और यही वजह है कि कलम से स्याही बाहर आ जाती है। जो पर्वतारोही होते हैं वो जब ऊंचाई पर जब चढ़ते हैं तो उनके नाक से खून आना, ये सब दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है और इस वजह से कलम की जो स्याही है वो बाहर आ जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न ताप पर निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो रीडिंग है जो दे रहा है ऑप्शन में 0, -40 डिग्री, 100 डिग्री और -273 डिग्री, किस टेम्परेचर पे, किस पाठ्यांक पे जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का जो मान होता है वो बिल्कुल एक समान होता है। तो इसका जो जवाब है 0 डिग्री तो नहीं होगा। इसमें -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, -40 डिग्री के तापमान पर, या हम कहें कि -40 डिग्री के पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पैमाना एक समान होता है, यानी कि दोनों का मान सही होता है, एक समान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब। इसमें बताना है कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताना है कि सूर्य ग्रहण के क्या कारण है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या फिर सूर्य चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाती है, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक स्थिति में नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का जो एक्चुअल कारण है वो ये है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और तब यह माना जाता है कि सूर्य ग्रहण है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। 23 नंबर है कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में, कार या किसी भी जो वाहन है तो उसके जो अग्रदीप होते हैं, यानी कि उसका जो सर्च लाइट होता है, हेडलाइट होता है, इसमें से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। समतल दर्पण, गोलीय, उत्तल और परवलयाकार अवतल का, या फिर समतल उत्तल का। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो गाड़ी है तो उसके जो गाड़ियों के सर्च लाइट में या हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि परवलयाकार जो अवतल होता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब गाड़ियों के जो चालक होते हैं उसके साइड में, यानी कि जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें हम जानते हैं कि उसमें उत्तल का उपयोग किया जाता है, ताकि चालक को गाड़ी चलाने में या पीछे की गाड़ियों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके अगले अग्रदीप में, या सर्च लाइट कह सकते हैं या फिर उसको हेड लाइट कहेंगे, तो उसमें ये याद रखना होगा कि हमेशा अवतल का उपयोग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। इंद्रधनुष जो आसमान में दिखाई देता है, जिसको रेनबो कहते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, या फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो इसमें कौन सा जवाब सही है। देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके चलते, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है तो इसके चलते आसमान का जो रंग होता है वो नीला होता है। सुबह शाम, सुबह और यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। इसमें इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो ऑप्शन सी है, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और
उसका अपवर्तन होता है, इस वजह से आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। इसमें बताना है कि जब वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो कौन सा उसमें जो गुण है, भौतिक गुण है, वो बदलेगा नहीं, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है आयतन, भार, घनत्व और द्रव्यमान। तो इसमें कौन सा अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाई जाएगी तो आयतन बढ़ेगा, भार भी बढ़ सकता है, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यानी कि इसका जो घनत्व है वो नहीं बढ़ता है, यानी कि वो अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? रबर है, इस्पात, हाथी दांत की गोली है या फिर कांच है? प्रत्यास्थ का मतलब हुआ कि जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, यानी कि जिसको ज़्यादा खींचा जा सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्थ होता है वो है, इसमें इस्पात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता का गुण उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इस्पात इसका सही आंसर होगा, इस्पात। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल में क्या उसका परिवर्तन आएगा? बढ़ जाएगा, फिर या कुछ नहीं बदलेगा, फिर घट जाएगा, या फिर सभी असत्य हैं? इसमें देखना है। तो मान लेते हैं कि पानी से भरे गिलास में अगर बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया है और धीरे धीरे बर्फ़ जब उसमें तैर रहा है, पिघल भी रहा है, और बर्फ़ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो गिलास के पानी का जो लेवल है वो उसमें क्या चेंजिंग आएंगे? तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जब बर्फ़ का टुकड़ा वो पिघल जाता है तो ग्लास के या बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है और उसमें अगर बर्फ़ है और बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो अपरिवर्तित रहता है। कारण है कि जब तक जो है कि पानी में आप बर्फ़ को डाल लेते हैं तो वो अपना आयतन बना लेता है, जगह बना लेता है, और धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलेगा उसका आयतन जब घटता है तो उसका जगह खाली होता जाता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? अगर स्पष्ट जो इकोस का साउंड सुनना है, प्रतिध्वनि सुनना है, तो उसके लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो एग्जैक्ट जो इसका माप है वो 16.6 होना चाहिए, यानी कि इसमें 17 मीटर का जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि 17 मीटर दूर होना चाहिए किसी ध्वनि स्रोत से। अगर श्रोता को प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है। 29 नंबर में है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु से बना होता है? इसमें बताना है लोहा, चांदी, टंगस्टन या फिर तांबा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब टंगस्टन होता है। टंगस्टन का उपयोग होता है। टंगस्टन का चूँकि जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे बल्ब में काफ़ी दिनों तक चल जाता है और बल्ब जल्दी वो फ्यूज नहीं होता है। इसका टंगस्टन सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इसमें 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ताप की, संवेग या फिर वेग? इसमें सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कि ऊर्जा की इकाई है। 31 नंबर है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए? आइंस्टाइन जो है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, या सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जो आइंस्टाइन का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, ये बताना है कि जब अंतरिक्ष यात्री होते हैं और वहाँ से जब वो आसमान को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो जवाब है वो काला होगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जब आसमान को देखते हैं तो काला दिखाई देता है उनको। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था। जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। इसमें फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, एडिसन ने बल्ब की खोज किया था। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, तो उसको जेम्स हैरिसन ने किया था। 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार यानी कि जिसको जो कपड़ा हम लोग इस्त्री करने के लिए यूज करते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने किया था। और हम जानते हैं कि विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार अवरक की प्लेट पे लगाया गया रहता है और इससे क्या होता है कि किसी लोहे या इस्पात के आवरण के अंदर रखा जाता है और जब वो विद्युत धारा पा करके वो जो नाइक्रोम का तार है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और उस प्लेट को गर्म करता है और इस वजह से हम लोग कपड़े आसानी से उससे प्रेस यानी कि आयरन कर लेते हैं। तो 34 का सही जो आंसर है वो इसमें होगा कि ये हेनरी शीले ने किया था, बताया है। हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। और 35 नंबर में है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि उसमें जो दाब होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है या फिर प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रेशर कुकर में जो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है यानी कि दाब होता है बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से उसमें खाना जल्दी पक जाता है। 36 नंबर में है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा। दाब जब बढ़ाया जाएगा तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर नहीं बदलेगा, परिवर्तित रहेगा। तो इसमें जब दाब बढ़ाया जाएगा तो जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। 37 में है कि जल का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है, उसमें टेम्परेचर दिए हुए हैं कि किस टेम्परेचर पर या कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि जो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 38 नंबर है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है, यानी कि सबसे न्यूनतम ताप कौन हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री, फिर या -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे न्यूनतम जो संभव ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 नंबर में है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। यानी कि जब सूर्य डूबता है, जब सूर्य उगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है, ऐसा क्यों होता है, कौन सी घटना के कारण ऐसा होता है। तो हमने पहले भी जिक्र किया अभी कुछ देर पहले कि इसमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसके चलते सूर्य का उगते समय या सूर्य के डूबते समय आसमान का जो रंग होता है या फिर कहें कि सूर्य का रंग जो लाल दिखाई देता है, तो वो यही कारण है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसके कारण, यानी कि इसमें लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसलिए उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और यानी प्रकीर्णन का मतलब है, प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है जिसमें जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं तो 7 रंगों का वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं या अन्य वजहों से उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका फैलाव होता है, यानी कि वो फैल जाती हैं और अपना प्रभाव खो देती हैं।
तो उसमें होता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो वो अपना प्रभाव ज़्यादा बनाता है। तो इसमें जो लाल रंग होता है तो लाल रंग का प्रभाव यानी कि जो उसका तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इस वजह से उसका प्रकीर्णन कम होता है। और यही वजह है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लाल होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर में है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। समुद्र की गहराई के लिए मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? 40 नंबर प्रश्न है। अल्टीमीटर, फेडोमीटर, बैरोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का पता लगाते हैं। 41 नंबर में है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यानी कि रेडियो सक्रियता हम कह सकते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की ये बताना है। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल ने इसका खोज किया था। तो ये इसका सही जवाब है हेनरी बैकरल, यानी कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। 42 नंबर में क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? इसमें प्रश्न ये पूछना चाहता है कि अगर मान लेते हैं कि कितना ही लंबाई का अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखें हम, तो जो दर्पण होगा तो उसकी न्यूनतम कम से कम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें किसी वस्तु का पूरा फ़ोटो उसमें दिख जाए? तो इसमें 1.5 मीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो अगर ये 1.5 मीटर दिया है तो इसका कम से कम इसमें 0.75 मीटर का दर्पण होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना पूरा उसमें प्रतिबिंब देख सके। 43 नंबर में है कि कार और ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है कौन सा दर्पण लगा होता है? अभी कुछ देर पहले भी इसको बताया गया कि जो गाड़ियाँ होती हैं, कार हैं, ट्रक हैं और जितने भी वाहन जो हैं, तो ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा होता है जिसमें ड्राइवर अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता रहता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है जिसको साइड मिरर कहते हैं? यानी कि दर्पण के किसी भी गाड़ी के बगल में जो एक साइड मिरर लगा रहता है तो वो साइड मिरर कौन होता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम बताया कि उत्तल दर्पण होता है, यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर दूसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा में दिया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और डी में दिया है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में यानी कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है तो हम जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक है तो ये नाभिक में जो है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, विद्युत आवेश का है, विद्युत धारा का है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का है? तो एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर को विद्युत धारा का मात्रक माना गया है। 46 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। फ्यूज का क्या कार्य है? अगर विद्युत परिपथ लगा होता है तो विद्युत परिपथ में फ्यूज भी लगाया जाता है। इस फ्यूज को क्यों लगाया जाता है, उसका क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज जो होता है वो एक सुरक्षा युक्ति होता है, यानी कि सुरक्षा के पर्पस से उसको लगाया जाता है ताकि जब विद्युत परिपथ में हाई वोल्टेज की धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज आसानी से गल जाता है और उसमें
उस विद्युत फ्यूज में एक ऐसा तार होता है जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है, और जैसे ही जो आवश्यकता से जब ज़्यादा उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो आसानी से टूट जाता है, और इस तरीके से हमारा जो परिपथ है वो बच जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत परिपथ की रक्षा करना, उसका सबसे मुख्य कार्य है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। 47 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति, यानी कि इसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर, तो 1 अश्व शक्ति कितने वाट का होता है, ये बताना है। तो 1 अश्व शक्ति जो होता है वो 200 वाट का होता है, 746 वाट, 500 वाट या फिर 700 वाट, कितने वाट का होता है? ये 9th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 1 अश्व शक्ति कितने वाट का होता है। तो इसमें 746 वाट होते हैं। एक जो हॉर्स पावर होता है उसमें 746 वाट होता है। 48 नंबर प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य जो तरंग होते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसमें पराश्रव्य जो तरंग होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से उनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज इसका सही जवाब होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे और इसमें फिजिक्स के प्रश्नों को हमने देखा, और काफ़ी बढ़िया सब क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे भी इसमें वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर देखते रहिएगा। एक हमारा छोटा सा एक प्रयास है ताकि आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके।